हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा इवोल्यूशन थ्योरीज। ठीक है। अब इसमें लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज जो है वो डिस्कस की थी। तो हम जो है आगे प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इवोल्यूशन में आप सभी को पता है कि हमने डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर ली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे डार्विन की। ठीक है। एक बार हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जो हम पढ़ चुके हैं उनके मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट हमें सारे पॉइंट्स हो जाएं बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ आपके लिए थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक के ऊपर। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एक जैसे जो थ्योरी आती है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में, जो हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है हमारी लेमार्क्स थ्योरी। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं फ्लो चार्ट इसके लिए, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो पहला थ्योरी है वो आता है हमारे पास कौन सा वाला, लेमार्क्स थ्योरी। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है लेमार्क्स का थ्योरी, लेमार्क्स थ्योरी। ठीक है। इसके अनुसार बोला गया है इनहेरिटेंस, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में इस थ्योरी में बताया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। ये जो थ्योरी थी ये जो है किसके द्वारा दी गई थी, लेमार्क के द्वारा, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है। मेन आइडियाज क्या थे इस थ्योरी के, मेन आइडियाज इस थ्योरी के क्या क्या थे। पहला इसमें था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स मतलब जिन अंगों का आप उपयोग करेंगे, ठीक है, वो जो है मजबूत होते जाते हैं, और जिनका आप उपयोग नहीं करेंगे वो अंग जो है डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है। वो अंग और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, सिकुड़ जाते हैं। तो ये है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इसमें से आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये लमार्क का आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा इसमें आता है सेकेंड नंबर पॉइंट के ऊपर हमारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दूसरा क्या आता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है। अभी तो एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रही हूँ, ठीक है, कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने जो है अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने पढ़ा यहाँ पे थ्योरीज के बारे में, है ना। सबसे पहला जो थ्योरी है वो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला जो थ्योरी आता है हमारे पास वो आता है हमारा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। किसने बताया है, लेमार्क ने बताया है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में किसने बताया, लेमार्क ने बताया। ठीक है। ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आता है आपका लेमार्क के अकॉर्डिंग। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। मतलब जिन ऑर्गन्स का आप यूज करेंगे वो ऑर्गन्स होते जा लेंगे स्ट्रॉन्गर। ठीक है। दूसरा आता है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। मतलब जीवन काल में जो प्राप्त गुण हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि जो अर्जित गुण हैं, ठीक है, उनका संतानों में चले जाना, अर्जित गुणों का संतानों में जाना, वो क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। हिंदी कौन चालू है सर? मैं आज
तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जो है हमने जो है सबसे पहली लेमार्क वाली जो थ्योरी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, लेमार्क की थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट, मतलब सबसे पहला जो आइडिया है वो किसके बारे में बताया गया है, वो बताया गया है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें की आइडिया आता है वो हमारे पास क्या आता है, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो इसमें सबसे पहला हमारे पास की आइडिया आता है लेमार्क्स की थ्योरी में। ठीक है, समझ आ गए यहां तक। अब चलते हैं जरा आगे। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में आपको समझाया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि जो जीवन काल में जो प्राप्त गुण है वो अगली पीढ़ी को, मतलब अगली पीढ़ी में जब वो जा रहे हैं एक तरह से, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब कि अर्जित गुणों का संतानों में जाना, अर्जित गुण संतानों में चले जाते हैं, ऐसा लेमार्क का विचार है। मतलब जो भी आप जो है, जो भी इस पॉइंट को मैं और इलेबोरेट करके लिख रही हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड्स गेन्ड ड्यूरिंग द, ट्रेड्स गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ, है ना, लाइफ टाइम में जो भी जो है ट्रेड्स आपने गेन किए, ठीक है, वो पास हुए, आर पास्ड टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग्स में चले गए। क्या हुआ हमारा, जो भी ट्रेड्स आपके आपने लाइफ टाइम में गेन किए वो कहाँ पे चले गए, वो चले गए आपके ऑफस्प्रिंग्स तक, वो पास हो गए। तो क्या पॉइंट है, ट्रेड्स गेन ड्यूरिंग लाइफ आर पास्ड टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जीवन काल में प्राप्त जो गुण हैं वो अगली पीढ़ी को मिल जाते हैं। ये क्या हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ क्या हो रहा है, मेरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है एक्वायर्ड करेक्टर्स का। एग्जाम्पल क्या आ जाता है इसमें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें आ जाता है जिराफ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेमार्किज्म को सपोर्ट करने के लिए जो एग्जाम्पल है वो है जिराफ stretched stretched their necks and became neck became longer, passed to next generation, passed to next generation। इसका मतलब क्या हुआ कि जिराफ ने ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए, जिराफ ने जो ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को जो है वो खींचा, और उसकी गर्दन लंबी होती गई, उसकी गर्दन कैसी होती गई, लंबी होती गई। यह जो गुण है ये अगली पीढ़ी में चला गया। ठीक है, ये जो ट्रेट है ये अगली पीढ़ी में चला गया। तो ये चीज आपके पास, ये आपको याद रखनी है। लेकिन ये जो लेमार्क की जो थ्योरी है इसका था एक लिमिटेशन। ठीक है, क्या कमी थी इसकी, ये बोलता था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, अगली नेक्स्ट जनरेशन में वो जा रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं। लेकिन बाद में क्या पता चला, बाद में ये पता चला कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, है ना, वो इनहेरिट नहीं होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड, यानी कि बोलने का मतलब क्या, कि जो अर्जित जो गुण हैं वो संतानों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज थी इसको पाया गया कि ये है साइंटिफिकली इनकरेक्ट। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला गया, इसको समझा गया साइंटिफिकली, अगर आप देखें तो इसको इनकरेक्ट समझा गया, मतलब वैज्ञानिक रूप से इसको गलत सिद्धांत माना गया। ठीक है, ये हो गई इसकी लिमिटेशन। इसीलिए इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो थ्योरी आई, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई, उस थ्योरी का जो नाम था वो था डार्विन्स थ्योरी। नेक्स्ट जो थ्योरी आई उस थ्योरी का नाम क्या था, उस थ्योरी का नाम था हमारा डार्विन्स थ्योरी। ठीक है,
तो हमने लेमार्क की थ्योरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। लेमार्क की थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी हमारे पास आई वो कौन सी आई हमारी, क्या याद रखेंगे हम, डार्विन की थ्योरी आई लेमार्क की थ्योरी के बाद। ठीक है, अब उसमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। कौन सी थ्योरी में पढ़ा हमने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में? लेमार्क की थ्योरी में पढ़ा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो थ्योरी हमारे पास आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, वो हमारी आती है डार्विन्स थ्योरी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल दूं क्या, डार्विन्स थ्योरी में नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे जरा डाल देती हूँ, जो कि हमारी दूसरी जो थ्योरी है वो आ जाती है। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, डार्विन्स थ्योरी के बारे में। डार्विन्स थ्योरी, ये जो डार्विन्स थ्योरी थी इसको माना गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक चयन। क्या मतलब होता है, प्राकृतिक चयन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सिलेक्शन मतलब चयन, प्राकृतिक चयन। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, ये प्रपोज की गई थी बाय डार्विन। किसने प्रपोज की थी, ये डार्विन ने प्रपोज की थी। ठीक है, इसके जो मेन आइडियाज थे, इस थ्योरी के जो मेन आइडियाज थे वो थे, नंबर वन मैं यहाँ पे लिख रही हूं, नंबर वन था इसका ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा इसमें था वेरिएशन, वेरिएशन। तीसरा था इसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, चौथा इसमें आ जाता है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पांचवा इसमें आता है नेचुरल सिलेक्शन, पांचवा क्या आता है, नेचुरल सिलेक्शन। सिक्स्थ इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन किसकी, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो जीव है वो आवश्यकता से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, जीव क्या कर रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओवर प्रोडक्शन करने का क्या मतलब हुआ कि आवश्यकता से अधिक जो संतान है उसको उत्पन्न करते हैं, तो वो हुआ हमारा क्या, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, मतलब डिफरेंसेस होते हैं, है ना। प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है, डिफरेंसेस है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तीसरा इसमें पॉइंट आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि भोजन के लिए और रहने की जो जगह है और जो साथ ही साथ जो संसाधन है उनके लिए जीवों में क्या होता है, उनके लिए जीवों में संघर्ष होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर होता है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जिस जीव के गुण सबसे उपयुक्त होते हैं वही जीव रहता है। ठीक है, जिस जीव के गुण सबसे उपयुक्त होते हैं वही जीव रहता है, मतलब वही जीव सरवाइव कर पाता है जो फिट है। ठीक है, फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रकृति उन्हीं जीवों को चुनती है जिनके गुण लाभदायक होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो प्रकृति है वो उन्हीं जीवों को चुनेगी जिनके गुण क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब कि लंबे समय में नए नए जो स्पीसीज हैं वो बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब कि लंबे समय में नए नए जो स्पीसीज हैं वो बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने मेन पॉइंट्स किसके बारे में पढ़े, मेन पॉइंट्स ये हमने पढ़े डार्विन की थ्योरी के बारे में। ठीक है, डार्विन का
थ्योरी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, हमारा डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? ब्राउन, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ब्राउन बीटल्स, brown beetles survived more than more than green more than green beetles। इससे क्या हो गया? पॉपुलेशन, इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन बिकेम ब्राउन। अब इस चीज को हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब जो भूरे रंग के जो बीटल थे, है ना, बीटल पक्षियों से बच गए, है ना, जो भूरे रंग वाले जो बीटल्स थे वो पक्षियों से बच गए, जबकि हरे रंग के बीटल ज्यादा खा लिए गए। ठीक है, तो पूरी जनसंख्या, मतलब सरवाइव किसने किया? अब सरवाइव किसने किया? यहाँ पे जो भूरे रंग के बीटल थे उन्होंने सरवाइव किया ना। तो क्या हुआ? एक तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है उसी का सर्वाइवल हुआ, जबकि जो ग्रीन कलर के जो बीटल्स थे वो पक्षियों के द्वारा खा लिए गए, तो पॉपुलेशन बिकम ब्राउन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो देखो, हमने बहुत ही अच्छे से इवोल्यूशन की थ्योरीज में जो पहला जो थ्योरी था इवोल्यूशन की थ्योरी में, जो पहला जो थ्योरी हमने डिस्कस किया वो हमने क्या डिस्कस किया? दैट इज योर व्हाट, दैट इज द लेमार्क थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट वन क्या आता है हमारा? लेमार्क थ्योरी। पहला जो हमारे पास थ्योरी आता है वो आता है लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी में हमने मेन एग्जांपल क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाला, राइट, वो उसमें मेन पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आता है आपके पास डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी कौन सी थ्योरी है? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि दूसरा आता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाला जो थ्योरी आता है, राइट, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट क्या पढ़ा उसमें? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए वी डिस्कस्ड ए एग्जांपल हियर। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। अभी तक आई होप आपको दो थ्योरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर। तो मैं चलो नेक्स्ट हेडिंग डालू, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, जरा नेक्स्ट समझ लेते हैं आप। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल रही हूं मैं? नेक्स्ट थ्योरी क्या आती है मेरी? म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी आती है मेरे पास म्यूटेशन थ्योरी। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी थी ये दी गई थी, ये थ्योरी दी गई थी ह्यूगो डी वरीज के द्वारा। ह्यूगो डी वरीज, HUGO, डी वरीज, डी वरीज के द्वारा। क्वेश्चन कई बार आता है कि ह्यूगो डी वरीज ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो आप क्या बोलेंगे? म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सीधा सीधा क्या बोला गया कि सडन म्यूटेशंस कॉज इवोल्यूशन, मतलब कि अचानक होने वाले जो परिवर्तन हैं, अचानक होने वाले जो परिवर्तन है, परिवर्तनों को क्या कहा गया? परिवर्तनों को कहा गया म्यूटेशंस। ठीक है, तो सडन म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? कि जो अचानक होने वाले जो परिवर्तन है ना, अचानक होने वाले परिवर्तन से जो है वो म्यूटेशन होता है। तो सडन म्यूटेशंस कॉज व्हाट? इवोल्यूशन। अचानक होने वाले परिवर्तन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो सडन म्यूटेशंस कॉज इवोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है, एग्जाम्पल। अब इसका ना एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट है, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्वेश्चन पहला क्या बनता है, देखो यहां से कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। चलो पहली बात क्लियर हुई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे। क्या एग्जाम्पल है इसका, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट। तो इवनिंग प्रिमरोज पौधे में अचानक नए रूप मिले, मतलब उसमें सडन म्यूटेशंस कॉज इवोल्यूशन। ठीक है, हो गया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने जो है वो तीन थ्योरीज पढ़ी। अभी तक हमने कितनी थ्योरीज डिस्कस की, अभी तक हमने थ्री थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया। अभी तक जो है हमने थ्री थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें जो सबसे पहला जो थ्योरी हमने जो पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट जो हमने यहाँ पे थ्योरी डिस्कस किया वो कौन सा डिस्कस किया हमने, लेमार्क्स थ्योरी। ठीक है, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कौन सा डिस्कस किया, थर्ड वन हमने यहाँ पे पढ़ा हमारा म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी जो कि किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी ह्यूगो डी वरीज के द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, राइट। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को थ्योरीज तक पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप जो है एक बार पूछ सकते हैं, या आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको रिवाइज करना है, और फिर आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या आती है हमारी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया नियो डार्विनिज्म। क्या बोला गया इसको, नियो डार्विनिज्म। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, ये है नियो डार्विनिज्म। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है कि नियो डार्विनिज्म जो है वो कौन सी थ्योरी को कहा गया, तो आपका आंसर क्या लगेगा वहां पे, नियो डार्विनिज्म किस थ्योरी को कहा गया, आप आंसर लगाएंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को कहा गया। ठीक है, अब मैं आपको ना इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करवा लेती हूँ। यहाँ पे आप नोट करिए, नियो डार्विनिज्म combines Darwin's theory of natural selection, with modern genetics, ठीक है। जो आपका नियो डार्विनिज्म था, नियो डार्विनिज्म में जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमने अभी अभी पढ़ा, उसको किसके साथ कंबाइन किया गया, उसको कंबाइन किया गया मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ, राइट। तो न्यू डार्विनिज्म डार्विन के प्राकृतिक जो चयन सिद्धांत है, मतलब जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, उसको जो है एक तरह से जेनेटिक्स के साथ जोड़ता है। मतलब नाम से ही पता लग रहा है ना, मतलब डार्विन की थ्योरी में हुआ थोड़ा बदलाव, है ना। उसको कंबाइन कर दिया गया, किसके साथ कंबाइन कर दिया गया, विद द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, नियो डार्विनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू change in gene frequency, change in gene frequency in a population over time। मतलब कि इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, विकास जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी। जीन फ्रिक्वेंसी में, जीन्स की फ्रिक्वेंसी में क्या आया, चेंज आया।
किसी पॉपुलेशन में जो भी जीन्स हैं, है ना, उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आया टाइम के साथ, उसके साथ होता है इवोल्यूशन। ऐसा इसका मानना था। ठीक है, तो इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम, ये इसका मानना था, जिसका नियो डार्विनिज्म। ठीक है, मतलब कि समय के साथ किसी आबादी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो आबादी है उसमें जो जीन्स हैं उनमें जो है वो बदलाव आने की वजह से बदलाव से विकास होता है, ये इसका मानना था। फर्स्ट क्लियर, पहला पॉइंट आपको समझ आया। सेकंड आता है हमारा इसमें, सेकंड इसमें क्या बोला गया, सेकंड इसमें बोला गया कंबाइंस, मेन कॉन्सेप्ट और इसका क्या था इसमें ना, नियो डार्विनिज्म में म्यूटेशन को, म्यूटेशन को, ठीक है, और जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो हमने अभी पढ़ा था, और नेचुरल सिलेक्शन को, एंड नेचुरल सिलेक्शन को, इनको मतलब कंबाइन कर दिया गया, एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको ना बस इतना पॉइंट याद रखना है, कंबाइंस म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, बस इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, कंबाइंस म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हो गया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें ये बोला गया म्यूटेशन को किस तरह से यहाँ पे कंबाइन किया गया। तो इसमें ये बोला गया कि जो जेनेटिक वेरिएशंस अगर हो रहे हैं ना किसी तरह से, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज शो डिफरेंसेस इन ट्रेड्स, है ना, मतलब कि एक ही प्रजाति के जीवों में गुणों में अंतर होता है, एक ही प्रजाति के जीवों में गुणों में क्या देखने को मिलता है, अंतर। तो वो हुआ हमारा जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा क्या होता है हमारा म्यूटेशन, मतलब सडन चेंजेस अगर हो रहे हैं जीन्स में, सडन चेंजेस इन जीन्स, जीन्स में जो है वो अचानक अगर बदलाव हो रहे हैं, जीन्स में अचानक चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रिएट न्यू वेरिएशन, उससे कहीं ना कहीं जो नई वेरिएशन हैं वो क्रिएट होंगी। तो जीव में अचानक बदलाव नए रूपों या वेरिएशंस को जन्म देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा म्यूटेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन। ठीक है, मतलब फेवरेबल ट्रेड्स जो होंगे उसमें से, फेवरेबल ट्रेड्स मतलब जो लाभकारी जो गुण हैं वो सरवाइव करेंगे, मतलब वो जीवित रहेंगे, सरवाइव। जबकि जो अनफेवरेबल जो ट्रेड्स हैं, अनफेवरेबल ट्रेड्स जो हैं, ठीक है, मतलब जो हानिकारक जो गुण हैं वो गायब हो जाएंगे, वो डिसअपियर कर जाएंगे, डिसअपियर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, देखो ये बात तो आप समझ गए कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन को लिया गया, इसमें जो है हमारा ये हमारा जो आता है इसमें म्यूटेशन उसको लिया गया, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया और नेचुरल सिलेक्शन को भी। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे पास इसमें जो की पॉइंट्स में आता है वो आता है कि जो नियो डार्विनिज्म है वो इवोल्यूशन को मोर एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर पाता है। तो नियो डार्विनिज्म एक्सप्लेन्स evolution more accurately, more accurately than Lamarck or Darwin alone। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म इवोल्यूशन को मोर एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है ना, देन लेमार्क और डार्विन अलोन। मतलब डार्विन और ये लेमार्क के कंपैरिजन में ना ज्यादा एक्यूरेटली इवोल्यूशन को कौन एक्सप्लेन करता है, नियो डार्विनिज्म में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है,
अब आता है हमारा, इसमें ना एक एग्जाम्पल आता है, इसमें एक एग्जाम्पल आता है हमारा जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें आता है कि जो पेपर्ड मॉथ्स थे, पेपर्ड मॉथ्स इन इंग्लैंड। डार्क moths survived industrial pollution, population became mostly dark। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेपर्ड मॉथ्स जो है, ये क्या थे, एक तरह के ये इंसेक्ट्स थे। ये जो पेपर्ड मॉथ्स की मैं बात करूँ ना, ये इंसेक्ट्स ही थे एक तरह के, जो इंग्लैंड में देखने को मिले। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास यहाँ पे जो डार्क जो मॉथ्स थे वो मतलब सरवाइव कर ज्यादा अच्छे से कर गए, है ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में ज्यादा अच्छे से कौन सरवाइव कर गए, हमारे डार्क वाले जो थे, है ना, डार्क वाले। तो अगर वो सरवाइव कर गए तो पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली, मतलब उसमें जो संख्या थी वो डार्क कलर के मॉथ्स की बढ़ गई। ठीक है, तो ये इसमें एक एग्जांपल आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखिए इवोल्यूशन की थ्योरीज में जो पहला जो थ्योरी था वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। फर्स्ट थ्योरी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट थ्योरी आपने कौन सा पढ़ा यहाँ पे, दैट इज द लेमार्क्स थ्योरी। लेमार्क का जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है, वो हमने पढ़ा। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा। दूसरा जो थ्योरी हमने आज की क्लास में पढ़ा वो हमने कौन सा डिस्कस किया यहाँ पे, वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे डार्विन का थ्योरी। लेमार्क का थ्योरी पढ़ा आपने। लेमार्क का थ्योरी किसके ऊपर आधारित है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, इसीलिए उसके बाद कौन सी थ्योरी आई आपकी, डार्विन की, जो कि जिसमें सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। और इसके अलावा क्या पढ़ा आपने, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, है ना। फिर आई म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी जो कि ह्यूगो डी वरीज के द्वारा दी गई थी, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आता है इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, है ना, सडन म्यूटेशंस कॉज इवोल्यूशन। फिर आती है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो कि हुई हमारी नियो डार्विनिज्म की थ्योरी, ठीक है। नियो डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो है हमारी कौन सी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, ठीक है। इसमें आता है हमारे पास इसके की फैक्टर्स, जेनेटिक वेरिएशन या म्यूटेशन, ठीक है, ये इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो मेन की पॉइंट्स थे इस टॉपिक के वो हमने कवर किए, ठीक है। तो ये सारे थ्योरीज वाला पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक सभी स्टूडेंट्स को इतना रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।